इनर्शिया ऑफ मोशन का ये एक बहुत इंपोर्टेंट पहलू मैं आपको बताने वाला हूं। इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग लास्ट क्लास कंटिन्यू कर रहे थे। मैं न्यूटन्स लॉ के जो दायरे हैं उससे थोड़ा सा बाहर जाके बात कर रहा हूं। लॉ कहता है कि as long as no external force acts on a body, if the body is in motion, its center of mass keeps moving along a straight line, the two with a constant velocity. Now, if an external force acts, so let me write the statement. और इसके पूरे बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं, हर एक बुक में आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। सॉल्व करने का तरीका अजीबोगरीब रहता है, लंबा रहता है। हम न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करेंगे तो देख के आप फटाफट बनाओगे। थोड़ा ध्यान से देखना। इफ ए particle moves in a specific path under the influence of an external force, then as long as no additional external force acts, on it, its center of mass executes same motion following the same trajectory. बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, नॉट अवेलेबल इन एनी बुक। पहले आप समझो, इसको समझा देंगे। ये स्टेटमेंट कोई आपको जेईई में नहीं पूछने वाला, ना स्कूल में पूछेंगे बताओ क्या होता है, ऐसा नहीं। समझने के लिए सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक पाथ में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस, वाई कैन से सम एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अगर कोई पार्टिकल कोई एक स्पेसिफिक पाथ में जा रहा है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस, सपोज आई टेक एन एग्जांपल, यहां से क्या हुआ, एक चीज को फेंका गया। नाउ दिस इज ए मोशन अंडर ग्रेविटी, इट विल गो इन फॉर्म लाइक दिस। रास्ते में थ्रू आउट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था। नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग सर्टेन मोशन। यहां पर जब था उसका कुछ वेलोसिटी था, मान लो यहां पर पहुंचा t = t1 में और वेलोसिटी क्या था, v1 था। सपोज यहां पर पहुंचा t = t2 में और वेलोसिटी क्या था, v2। सपोज this is executing a particular motion following this path. Then what the statement says? As long as no additional external force acts, कोई ग्रेविटी तो आ रहा था, इसके अलावा और कोई नया फोर्स नहीं आ गया, तब तक ये पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास इसी रास्ते में ही जाएगा और t1 सेकंड के बाद सेंटर मास का वेलोसिटी v1 होगा, t2 सेकंड के बाद वेलोसिटी v2 होगा। सेंटर ऑफ मास will follow this path. I want to change the case. Suppose the particle was nothing but a bomb thrown from here. It is supposed to go in a path like this. ये आके यहाँ गिरने वाला था, कुछ वेलोसिटी में फेंक दिए। क्या हुआ, जब वो यहाँ पे पहुंचा इसमें एक्सप्लोजन हो गया, यहाँ पे। ठीक है, एक टुकड़ा इधर भाग गया, एक टुकड़ा इधर भाग गया और एक टुकड़ा इधर भाग गया। एक्सप्लोजन हुआ तो यही एक ही जगह से दिखाते हैं, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, ऐसे करके अलग अलग टुकड़े का मास कुछ भी हो सकता है, एनी फ्रैक्शन ऑफ मासेस। अब ये जो टुकड़ा इधर गया वो ऐसे जाने लगा, ये जो ऐसे गया ऐसे जाके ऐसे जाने लगा, ये ऐसे गया ऐसे जाके ऐसे आने लगा।
तो ऑल द थ्री पार्ट्स आर फ्लाइंग इन एयर। जब तक वो जमीन पे नहीं गिरे, क्योंकि जैसे ही जमीन पे गिर जाएंगे उनके ऊपर तुरंत एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। जब तक वो फ्लाई कर रहे होंगे, सपोज ये जब मान लो कि देखोगे कि आप ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाके आ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो इसी रास्ते में ही जाते रहेगा। ये एक्सप्लोजन होने का t2 सेकंड के बाद, ये एक्सप्लोजन होने का t2 सेकंड के बाद आप देखोगे दिस मास में बी समवेयर हियर, दिस मास में बी समवेयर हियर, दिस मास में बी समवेयर हियर, बट यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास इज हियर एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी v2। जहां था वहीं। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता, ये जहां पर होगा, ये एक्सप्लोजन होने के बावजूद t=t2 में आप देखोगे सेंटर ऑफ मास उसी रास्ते पे ही है, कितना वेलोसिटी में जा रहा है। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो जितना वेलोसिटी में जाता। Are you getting? As long as no external force, additional external force acts, center of mass executes same motion following the same trajectory, not available in any of your books। बहुत सारे फिजिक्स बुक मार्केट में पढ़े, तो आप समझ लोगे तो कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, आप देखोगे खूंखार न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि ऐसे होगा। और अभी क्या होगा, ऑल दिस पार्ट्स विल फॉल। हो सकता है कि ये जमीन के पास आ गया, ये पहले गिर जाएगा। जैसे पहले गिर गया, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया, एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स आ गया, अब सेंटर ऑफ मास और इसी रास्ते में नहीं जाएगा। जो फोर्स आया मान लो 10 न्यूटन का है, और ये मान लो कि ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, मान लो कि ये मास था, पूरा मास था 5 kg और 1 kg, 1 kg होने से ज्यादा जो है, मान लो ये 10 kg था। अब इनके ऊपर जो फोर्सेस पहले आ रहे थे अभी भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स आया है कितना, 10 न्यूटन का सपोज। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो था वो था, उसके साथ साथ इसके चलते एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन हो जाएगा। कैसे, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, कितना 10 बाय टोटल मास, सेंटर मास विल हैव एन एडिशनल एक्सीलरेशन लाइक दिस। Or I may change a little here. Suppose this came and here was a wall. This strikes here on the wall. जैसे स्ट्राइक किया तुरंत उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया। जैसे एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो सेंटर ऑफ मास मान लो आया फोर्स 10 न्यूटन का, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक एक्सीलरेशन का फीलिंग आएगा। पहले से तो था एक्सीलरेशन क्या, जी डाउनवर्ड्स, अब जी तो था, उसके साथ साथ 10/10 एक एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इस डायरेक्शन में आएगा। सिर्फ जी होता, ये नहीं होता तो ये यहाँ पे गिरता। ये खींचने के कारण अब वो यहाँ पे नहीं गिरेगा, सेंटर ऑफ मास विल फॉल समवेयर हियर। समझ में आया क्या, सेंटर ऑफ मास विल फॉल समवेयर यहाँ गिरने की बजाय, क्योंकि इधर को भी एक एक्सीलरेशन आ गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये थोड़ा सा हटके गिरेगा इधर को। तो that becomes a very complicated case when some external force comes. We are now dealing with the first part. अगर कोई एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, तो जब तक नहीं आया तब तक ये सारा टुकड़ा कैसे भी मूव करे, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम will keep on moving along the same track, executing the same motion along the same path. सेम मोशन मींस t इक्वल टू t2 में इसका वेलोसिटी v2 था, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी v2 ही होगा। अगर तीनों टुकड़े एक साथ जमीन पे गिरते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं टकराते हैं, तो सेंटर ऑफ मास विल फॉल हियर। क्योंकि तीनों गिरे तो सेंटर ऑफ मास को भी यहाँ गिरना, क्योंकि एक साथ सब जमीन पे गिरे। तीनों टुकड़े इधर उधर गिरेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, शुरू में u में फेंके थे तो ये इधर जाके गिरा, ये इधर गिरा, ये ऐसे करके गिरेगा, बट इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सेम u लाइक दिस। अगर एक्सपोजर नहीं होता तो जो वेलोसिटी होता सेम चीज विल फॉलो। तो ये गहरी चीज को समझ लो आप लोग। जब तक कोई एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा,
the center of mass of the system of masses will execute the same motion, follow the same trajectory. ओके, अब ये चीज जो हजम हुआ उसको एक दो ठो यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कब तक ये सेम रास्ते में चलता है? जब तक एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है तब तक, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं से एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स आ गया, मतलब कोई भी टुकड़ा पहले जल्दी गिर गया या फिर वॉल के साथ टकरा गया या फिर कुछ भी हो गया, अकॉर्डिंगली यू विल सी द पाथ, द सेंटर ऑफ मास विल लीव दिस पाथ, इट विल फॉलो सम डिफरेंट पाथ, ठीक है। A bomb of mass 6 kg was projected for a horizontal range of 20 meters। ऐसे फेंके कि 20 मीटर दूरी पे गिरेगा। At the highest point it explodes। A 1 kg part, a 1 kg part retraces the path, retraces the path मतलब जिस रास्ते में गया था रिट्रेस किया, वापस आ गया, and falls at starting point। A 2 kg part momentarily comes to rest, and then falls। Find at what distance from starting point the 3 kg part falls। तो देखना क्या है, कोई एक बम 6 kg का था, फेंक दिए, वो ऐसे गिरने वाला था, कहां पे? मान लो कि ये यहाँ पे गिरने वाला था 20 मीटर दूरी पे। कितना दूर पे? 20 मीटर दूरी पे गिरने वाला था, ठीक है। इट वाज सपोज टू फॉल एट ए डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम हियर। लेकिन हुआ क्या? हाइट पॉइंट में 3 टुकड़ा हो गया। 1 kg वाला पार्ट सेम रास्ते में आया और वापस आके यहाँ पे गिरा, ठीक है। जो 1 kg वाला पार्ट था वो यहाँ से 1 kg वाला इधर चला, 2 kg वाला रेस्ट में आया, 3 kg वाला फेंका गया। 3 kg के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। हुआ क्या? The 1 kg part retraces the same path, मतलब इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आके जहां से फेंके थे वहीं पे गिरा। 2 kg, ये 1 kg है, ये 2 kg है जो मोमेंटली रेस्ट में आ गया, उसके बाद सीधा गिर जाएगा। तो 3 kg आके कुछ यहीं गिरा। हमें बताना ये है कि 3 kg कितना दूर पे गिरा, एल पता करना है। यहाँ गिरा 2 kg और यहाँ गिर गया 1 kg। तो पहले आपको देखना ये है, क्या ये सारे एक साथ जमीन पे गिरे? तब जाके हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम ट्रैजेक्टरी। हाँ ठीक है, आप जानते हो अगर ये हॉरिजॉन्टली गया है तो ये गिरने के लिए जितना समय लगेगा, आप जानते हो कोई चीज को हॉरिजॉन्टली थ्रो करो या ड्रॉप करो, दे टेक सेम टाइम टू कम डाउन। सो 1 2 विल फॉल एट द सेम टाइम। और ये अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो किए तो ये भी ऐसे ही जाएगा। तो ये goes like this, also here। इसका मतलब ये हुआ all the 3 parts strike ground simultaneously, ठीक है। तो all the 3 parts strike ground simultaneously। तो आप क्या कहोगे? As all 3 parts
same time. Center of mass falls at P. Center of mass falls at P. ओ सेंटर ऑफ मास P से गिरा, तो इसका मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AB will be P. Distance of center of mass from AB is equal to 20 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ mi x i by समेशन ऑफ mi 1 kg is here 1 into 0 2 into पूरा अगर 20 मीटर है, ये हाईएस्ट पॉइंट से गिरा है तो ये 10 मीटर होगा, 10 मीटर होगा क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट से गिरा है। 2 into 10 3 कहां पड़ा? यहां पर गिरा, कितना दूर पे? सपोज L डिस्टेंस पे, वही निकालना है। 3 into L by summation of mi 1 plus 2 plus 3 is equal to the distance of center of mass. You can find out the value of L out of it. मैं समझा के लिखा, तो इतना लंबा हुआ, इतना कैलकुलेशन तो आप फटाफट कर लोगे ओरली, उनके मेथड देखोगे तो धुआं निकल जाएगा। Is that clear? So what distance from the starting point 3 kg mass falls? You see it is 20 plus 3 है, नीचे 6 है, 120, ये 20 गया, 20 गया तो 100, L is equal to 100 by 3 meters. So the 3 kg part will fall at a distance 100 by 3 meters from the starting point. यही क्वेश्चन को लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के ये इधर से आया, मतलब क्या होगा वेलोसिटी, हाइट पॉइंट में क्या वेलोसिटी था, u cos थीटा। अब तो कोई डाटा वाटा दिया नहीं है, ना u दिया ना थीटा दिया, तो सब कुछ अस्यूम करेंगे, काट पीट के बाद में निकालेंगे और तब तक सब कुछ धुआं हो जाएगा। बट इफ यू सी द आइज ऑफ न्यूटन ही विल टेल, अरे ऐसे करो जल्दी बन जाएगा। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस बाय momentum and change in momentum. Momentum and change in momentum, ठीक है। ठीक है, momentum of a moving body, momentum of a moving body is given by P, मोमेंटम को P लिखते हैं, इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली एक वेक्टर है। आप पूछ सकते हो सर व्हाई मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी? मोमेंटम इज नॉट मास इनटू वेलोसिटी, rather the product mass and velocity is called momentum. Momentum refers to how forcefully a body is moving. कितना फोर्सफुली कोई बॉडी मूव कर रहा है। अगर कोई चीज में आपको फेंक के मारता हूं, आपको कितना जोर से लगेगा, वो कितना मास है और कितना जोर से जा रहा है, दोनों का मिला जुला इफेक्ट आपको मिलेगा। इफ आई टेक ए पीस ऑफ थर्मोकोल एंड थ्रो इट विद 10 मीटर पर सेकेंड, इतना जोर से जाने के बावजूद आपको कोई पेन नहीं होगा। बट आई टेक ए मास ऑफ 2 kg एंड थ्रो इट विद 1 मीटर पर सेकेंड, स्टिल विल बी हॉट बाय इट। मतलब the mass and the velocity altogether give you the sensation of how forcefully it is moving. So it is a wrong thing to say that momentum is given by this, but we should say this term will be called momentum. Okay, point number 2. Momentum is mass into velocity. ठीक है। For a system of masses, total momentum is vector sum of momentum of total sum of
momentum of individual masses. मतलब ये कोई एक ब्लॉक है 2 kg का, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में। ये कोई एक ब्लॉक है 4 kg का, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। तो आप कहोगे टोटल मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एंड दैट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक। मतलब अगर आपको कोई पूछेगा टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये दोनों मोमेंटम को जोड़ो। इसका मोमेंटम है ऐसे, इसका मोमेंटम है ऐसे। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास इज स्केलर क्वांटिटी, p का डायरेक्शन v के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों मोमेंटम आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मोमेंटम कितना है, ये है 2 kg मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, ये 2 kg मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहोगे 2 × 3 6 kg मीटर पर सेकेंड। इसका 8, so it will be equal to, तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम इज 6 square 8 square whole root over is 10 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम बन जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तीसरा, for a rigid body, for a rigid body in translational motion, ट्रांसलेशनल मोशन, कोई बॉडी रिजिड बॉडी है और ट्रांसलेशनल मोशन में है, लीनियर मोशन में है, ठीक है। तो आप कहोगे उसका काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप कहते हो हाफ mv² कैन बी रिटन एज m² v² / 2m, दैट इज p² / 2m। ध्यान रहे, for a rigid body in translational motion, rigid body in translational motion 1 by 1 हम देखते हैं। अगर कहेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेना, ये स्टेटमेंट आपको हर जगह मिलेगा और इसका रियल इंटरप्रिटेशन समझ लेना। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मास है, ये कोई दूसरा मास है, ये v1 वेलोसिटी में जा रहा है, ये v2 में, ये m1 m2 है। तो don't say that the total kinetic energy is equal to total momentum का square by 2m total, never say so। why ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, because what is a rigid body? If distance between its particles remain constant, it is a rigid body. If you consider this as a system, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो आप कहोगे ये रिजिड बॉडी नहीं है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m टोटल। दूसरा होगा, अगर हम कहेंगे कि ये मान लो कि कोई बॉडी ऐसा है, कोई डिस्क है, ये डिस्क है, ये एक डिस्क है और ये घूम रहा है। अगर हम निकालना चाहेंगे इसका मोमेंटम कितना है, टोटल मोमेंटम, तो हम देखेंगे कि इसके हर एक पार्टिकल घूम रहे हैं। यहाँ का पार्टिकल मान लो v वेलोसिटी में जा रहा है, तो यहाँ का पार्टिकल भी v वेलोसिटी में जा रहा है। कहने का मतलब हुआ इसका जितना मोमेंटम है, इसका इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम है। तो इसे सारे पार्टिकल का मोमेंटम को जोड़ेंगे तो टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिस्क अपना एक्सिस में घूम रहा है। ठीक है, समझाने के लिए मैं थोड़ा और बेटर फिगर कर देता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये डिस्क अगर घूम रहा है तो आप कहोगे इसका टोटल मोमेंटम 0 है। That does not mean the total kinetic energy is 0. The kinetic energy is not 0. That means the kinetic energy is not satisfying this relation. क्या? p² by
2m, because kinetic energy is nothing but the sum of kinetic energy of individual particles. सारा छोटे छोटे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालो और जोड़ दो, that gives you the total kinetic energy. Kinetic energy is not zero because it is a scalar quantity, but net momentum is zero, so the formula is not applicable. Formula is applicable for a rigid body in translational motion, मतलब linear motion हो रहा होगा, कोई रोटेशन नहीं हो रहा होगा, रोटेशन हो रहा होगा तो नहीं होगा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोशन किसको कहते हैं, रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं, इस चैप्टर विल कम। सो व्हाट वी फाइंड फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ब्लॉक है और M1 है और उसके साथ एक स्प्रिंग लगा है, दूसरा ब्लॉक है M2, आपने ये पहला वाला ब्लॉक को एक किक मार दिया तो ये भी भागा, ये भी भागा, तो इस केस में दोनों ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो आप क्या कहोगे, दिस होल थिंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए रिजिड बॉडी। तो फिर यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन सोचो जब हम ऐसे धक्का दिए, ये कंप्रेस हुआ तो इसके ऊपर एक फोर्स आया पीछे की तरफ, इसके ऊपर एक फोर्स आया आगे की तरफ, इसका वेलोसिटी घटने लगेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी बराबर क्या होगा, ये जितने जोर से जा रहा है उतने जोर से, मतलब ये स्प्रिंग पूरा मैक्सिमम दब गया होगा, ये स्प्रिंग जब मैक्सिमम दब गया होगा इट इज नाउ लुकिंग लाइक ए रिजिड बॉडी, फर्दर कंप्रेशन नहीं हो सकता। सो एट द मैक्सिमम कंप्रेशन कंडीशन P total square will be equal to 2m, not always, क्योंकि तब दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, दोनों का वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिजिडली कनेक्टेड है। एट मैक्सिमम कंप्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, और स्प्रिंग जोर से टाइट हो गया है, अब इनके बीच में लेटरल मूवमेंट्स नहीं हो रहा, दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अगर दो चीज को रिजिडली कनेक्ट कर देंगे दोनों का वेलोसिटी अलग अलग थोड़ी हो सकता है, नहीं हो, तो तब आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज P total square by 2m। बट इनिशियली जैसे आप किक दिए, ये मूव कर रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, दिस थिंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए रिजिड बॉडी, इसको आप एक रिजिड बॉडी नहीं कह सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में वो रिलेशन को आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। व्हाट इज मोमेंटम एंड व्हाट इज टोटल मोमेंटम एंड व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, हाँ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम of a body is given by delta P is equal to final momentum minus initial momentum। याद रखना, it is always final minus initial, just a vector difference। Number 5, for a system of masses, total momentum is equal to total mass into velocity of center of mass। आप देख सकते हो कि हम जानते हैं कि कोई सिस्टम में M1 अगर जा रहा है V1 वेलोसिटी में, M2 जा रहा है V2 वेलोसिटी में, है ना, और अगर M3 जा रहा है V3 वेलोसिटी में, ऐसे करके सारे मासेस मूव कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 whole divided by M1 plus M2 plus M3। But what does the numerator represent?
टोटल मोमेंटम, तो आप कहोगे VCM is nothing but the vector representing total momentum by total mass. टोटल मास, अगर कोई एक सिस्टम का हमें पता चल गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम टोटल मोमेंटम निकाल सकते हैं. जस्ट मल्टीप्लाई द मासेस, just multiply the masses. Total mass into velocity of center of mass, total mass into velocity of center of mass gives you the total momentum. ठीक है, ये चीज हम लोग समझ गए. तो इससे काफी दूसरे चीज भी आप लोग डिस्कवर कर लोगे कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन और कीप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बड़ा पावरफुल लॉ है, लेकिन कोई साइंटिस्ट का नाम उसमें नहीं है. व्हाई? बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम न्यूटन्स लॉज. ठीक है, न्यूटन लॉ को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करोगे ये मिल जाएगा. तो ऐसा हो गया हमारा मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम की कहानी. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ कि सिंपल सा केस है, ए हॉर्स एंड ए स्मॉल डॉग आर रनिंग विथ सेम मोमेंटम. कितना आसान है ये, हर कोई बता देगा. whose kinetic energy is more? obviously घोड़ा इतना ताकतवर है तो उसका kinetic energy ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्या होगा? दोनों का मोमेंटम बराबर है. आप जानते हो कि kinetic energy is p square by 2m, जिसका मास कम होगा. दोनों का p बराबर है, सेम मोमेंटम, p दोनों का बराबर है, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा. ऑब्वियसली कुत्ते का काइनेटिक एनर्जी घोड़े से ज्यादा होगा, ये सबको मालूम है. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ए बॉल ऑफ 2 kg moving with 6 meter per second strikes a wall normally and bounces back with 4 meter per second. Find change in momentum. Change in momentum. आप देख लो ये वेक्टर है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है. चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो कैसे करेंगे? अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें से क्या दिया है सोल्यूशन? कितना सिंपल है. 2 kg का बॉल है, वो क्या कर रहा था? किसी एक वॉल की तरफ आ रहा था. 2 kg का बॉल और क्या स्पीड में? 6 मीटर पर सेकंड में आया, वॉल के साथ टकराया, टकराने के बाद वापस गया, क्या स्पीड में? 4 मीटर पर सेकंड में. तो आपको निकालना है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ऑब्वियसली अगर आप कहोगे P इनिशियल वेक्टर है भाई, तो कितना हो गया? 12, वो भी इधर को -12 kg मीटर पर सेकेंड. आई राइट यूनिट्स, -12 यूनिट्स. P फाइनल इज कितना है? वो इधर जा रहा है, 2 kg का है, 4 मीटर पर सेकेंड में. इट इज ये -12 आई कैप कहेंगे, और ये हो गया 8 आई कैप क्योंकि इधर को जा रहा है. तो ऑब्वियस है कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, फ्रॉम चेंज इन मोमेंटम यू कैन फाइंड आउट. हाउ टू फाइंड आउट? फाइनल माइनस इनिशियल, 8 आई कैप माइनस -12 आई कैप इज इक्वल टू 20 आई कैप.
So the change in momentum is 20 IK, मतलब इस डायरेक्शन में the change in momentum is in the direction away from the wall. ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करने से हमारा काम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3। यहां से कोई एक बॉल को फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड में और यू स्पीड में। यू स्पीड में एट एंगल थीटा, इट गोज एंड कम्स लाइक दिस। ए से प्रोजेक्ट किया गया है, बी इज ए पॉइंट ऑन इट्स पाथ, सी इज अनदर पॉइंट। फाइंड चेंज इन मोमेंटम of the ball, change in momentum of the ball during the motion। बॉल का मास m दिया हुआ है, A to B, B A to C, okay, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग दिस A to B and A to C, कंप्लीट मोशन में उसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मोमेंटम निकालना पड़ेगा, फिर चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द मोमेंटम एंड देन द चेंज इन मोमेंटम। निकालो। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट कहता है whenever an external force acts on a body, the body undergoes a change in momentum in the direction of force। अभी पढ़े नहीं है बोल के उस कांसेप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज जब वो उड़ के यहाँ तक जा रहा था तब फोर्स वाज लाइक दिस, चेंज इन मोमेंटम विल बी डाउनवर्ड्स। यहाँ से यहाँ तक दैट आल्सो डाउनवर्ड्स, टोटल मोशन दैट आल्सो डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। बट देन हम लोग अभी न्यूटन सेकंड लॉ नहीं पढ़े, अपनी कांसेप्ट से करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आप कहोगे मोमेंटम एट ए क्या है, एम यू cos थीटा आई के, एम यू sin थीटा जे के, टेकिंग ए कन्वेंशनल x and y axis। P at B, you know the velocity at the highest point is u cos theta, so it is m u cos theta I k। Find out change in momentum from A to B, that is final minus initial, final minus initial, this minus this is minus mu sin theta j k, minus j k means downwards। A to B मोशन में हो गया। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे A to C मोशन में, A to C मोशन में तो P मोमेंटम एट C क्या है, मोमेंटम एट C इज हाउ मच, मोमेंटम एट C इज, आप देखो वो ऐसे गिर रहा है, अगर U में फेंके तो U में गिर रहा है, तो U will have a component in the vertical direction and horizontal direction। तो horizontal component तो U cos theta होगा, so U m U cos theta I के माइनस, क्योंकि mu sin थीटा डाउनवर्ड होगा, mu sin थीटा जे के। हाँ, तो फिर A to C मोशन में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द मोशन A to C, A to C मोशन में क्या होगा, तो फिर क्या करना है, मोमेंटम एट C माइनस मोमेंटम एट A, so it is PC माइनस PA, PC is this, इससे माइनस करो P को तो mu cos थीटा कट जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो आएगा कितना, माइनस 2mu sin थीटा जे के। मतलब दोनों ही केस में इट इज माइनस जे के मींस डाउनवर्ड्स। मैग्नीट्यूड इज mu sin थीटा हियर एंड हियर इट इज 2mu sin थीटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, can a body move with constant kinetic energy but
चेंजिंग मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम, मोमेंटम बदल रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैन ए स्टोन और बॉल, ठीक है, मूव विथ, और बॉडी लिखो, ठीक है, बॉल मूव विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बट चेंजिंग मोमेंटम, कांस्टेंट मोमेंटम, मोमेंटम, कांस्टेंट मोमेंटम but changing kinetic energy, assume translational motion, translational motion। अब थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। अगर कोई बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है किसी भी एक इंस्टेंट में, बाद में बदल जाएगा, लेकिन एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट में एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, देन इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और अगर हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग है तो यू कॉल इट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो अस्यूम ट्रांसलेशनल मोशन, क्या ऐसा हो सकता है कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बट मोमेंटम बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मोमेंटम बदल रहा है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में जा रहा है, कोई कॉर्ड पाथ में जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? when it is moving in a chord path, momentum is a vector directed in the direction of velocity। वेलोसिटी का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन बदल रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होते हुए भी मोमेंटम बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। क्या मोमेंटम कांस्टेंट होते हुए काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है? अरे काइनेटिक एनर्जी तो p²/2 में, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m है। हाँ, अगर बॉडी है उसका मास फिक्स है, p भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बदलेगा? नो, नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल। तो पहला वाला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। क्या दिया गया है? ये 3 बुलेट, तीनों बराबर मास का फायर किया गया, ये गया, घुसा और निकला दूसरी तरफ विथ स्पीड u/2, ठीक है। और दूसरा बुलेट गया और फंस गया इसके अंदर, रुक गया, कम टू रेस्ट, ठीक है ना। और तीसरा बुलेट गया, टकराया और वापस आ गया विथ u/2। तो तीनों का चेंज इन मोमेंटम को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखना है। मतलब सबसे कम चेंज इन मोमेंटम किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, फिर सबसे ज्यादा किसका हुआ। आप लोग कर सकते हो इसको, देखेंगे इसमें। तो मान लो कि हम कहेंगे ये पार्टिकल है, इनिशियल मोमेंटम है, और ये फाइनल मोमेंटम है, और ये चेंज इन मोमेंटम है। तीनों का इनिशियल मोमेंटम ए बी सी के लिए दिख रहे हैं, ठीक है। तीनों का चेंजिंग मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो सबका बराबर था, mu i कैप, mu i कैप, mu i कैप। फाइनल मोमेंटम ए का mu/2 i कैप, बी का 0, सी का उल्टा है माइनस mu/2 i कैप। चेंज इन मोमेंटम, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल इज माइनस mu/2 i कैप, दिस माइनस दिस माइनस mu i कैप, दिस माइनस दिस माइनस दिस, दोनों माइनस है तो माइनस 3mu/2 i कैप। तो ये हो गया तीनों का चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया तीनों का चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे डेल्टा p का जो मैग्नीट्यूड है वो फॉर a इज कमिंग माइनस, इज मैग्नीट्यूड तो है तो mu/2, डेल्टा p फॉर b इज कमिंग विथ a magnitude mu, and delta p for c is coming with a magnitude 3mu/2,
तो ऑब्वियस है कि सबसे ज्यादा चेंज इन मोमेंटम सी के केस में हो रहा है, सबसे कम ए के केस में हो रहा है। समझ में आया?